नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग और आज स्पेशल एडिशन में सर्वे के साथ ही देश की बड़ी चुनावी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल के साप्ताहिक सर्वे के साथ जो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया गया है। और ऐसे में इस सर्वे में जो सबसे पहला सवाल लोगों के बीच हम लेकर पहुंचे वो आपके सामने है। केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर कितना संतुष्ट, इसमें आप आंकड़ा देख सकते हैं। 35% कह रहे हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट वाले 37% हैं, असंतुष्ट 26% का आंकड़ा आपके सामने है और पता नहीं कहने वाले 2%। अब इसी क्रम में जो अगला सवाल था वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। तो केंद्र सरकार के कामकाज के बाद राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 38% असंतुष्टों का है। बहुत ज्यादा संतुष्ट 26% हैं और कम संतुष्ट 34% हैं। लेकिन खतरे की घंटी राज्य सरकार के लिए इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा इस सवाल के जवाब में जो 38% है वो असंतुष्टों वाला आंकड़ा आपके सामने है। अब अगला सवाल आपको दिखाते हैं और ये सवाल जो है वो कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री के, सीएम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कम संतुष्ट सबसे बड़ा आंकड़ा है। संतुष्ट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कम संतुष्ट है 34% का आंकड़ा। बहुत ज्यादा संतुष्ट 32% है। असंतुष्टों का आंकड़ा आप देख रहे हैं 33% और पता नहीं कहने वाले 1% इस सवाल के जवाब में। अब अगला सवाल, और ये जो सवाल है वो सीधे प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर कि आप देश के प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। इसमें 45% सबसे बड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा संतुष्ट वाले लोगों का। कम संतुष्ट 29% हैं, असंतुष्ट 24% हैं, पता नहीं कहने वाले 2% हैं। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम सवाल जिससे पश्चिम बंगाल की जो सियासी नब्ज है उसका आपको अंदाजा लग रहा होगा। और ऐसे में 24 चुनाव से जुड़ा सीधा सवाल, प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 62%, राहुल गांधी 30% लोगों की पसंद, दोनों नहीं कहने वाले 3%, पता नहीं कहने वाले 5%। और आइए अब सीधे वोट शेयर वाला आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फिर किसे कितना वोट? एनडीए 43%, टीएमसी 43%, सीपीएम 7%, कांग्रेस 6%। तो कुल मिलाकर सबसे आगे टीएमसी नजर आ रही है। 2% वोट शेयर बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को ज्यादा मिलता हुआ कमोबेश वही 2019 जैसे वोट शेयर की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली ये फर्क आप देख सकते हैं। एनडीए में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, 41% पिछले हफ्ते भी था, 41% वोट शेयर आज की तारीख में भी नजर आ रहा है। टीएमसी को जरूर इस एक हफ्ते में 1% का झटका लगा है। पिछले हफ्ते जो 44% का वोट शेयर था वो घटकर इस बार 43% पर आ गया है। लेफ्ट आप देख रहे हैं 6% से 7%, 1% की बढ़ोतरी। कांग्रेस में 1% की कमी, 7 से 6। अन्य के खाते में 2 से 1% की बढ़ोतरी होकर 3% का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल का साप्ताहिक सर्वे आपने देखा। नवरात्रि में तेजस्वी का मछली खाने वाला वीडियो सियासी मुद्दा बन चुका है। आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर की रैली में इस बात का जिक्र कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता दिया इसी वीडियो को। उत्तर भारत में इस नवरात्रि का महत्व ज्यादा होता है और मोदी ने नवरात्रि में मछली खाने और सावन में मटन बनाने वाला मुद्दा उठाकर विपक्ष को, या यूं कहें इंडिया गठबंधन को, कटघरे में खड़ा कर दिया। जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन सोशल मीडिया पर ये मछली खाते हुए कांटा वाला वीडियो शेयर किया। विवाद तो उसी दिन से शुरू हुआ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए भावना भड़काने वाला बता रहे हैं। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो को शेयर करने के साथ ये बता दिया था कि नवरात्रि से पहले उन्होंने मछली खाई। हालांकि वीडियो उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन शेयर किया और विवाद भी अब इसी वजह से हो रहा है। बाप सावन में मटन बनाने का वीडियो जारी करता है और बेटा नवरात्रि के पहले दिन मछली खाते हुए वीडियो प्रचारित करता है।
ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ये उसी मुगलिया सोच का परिचायक है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। सारा खेल वोटों के तुष्टीकरण का है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं तेजस्वी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव उन लोगों में से हैं जो चुनाव के दरमियान धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, पर जिस प्रकार से वो मछली खाते हुए वीडियो को सार्वजनिक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी मानसिकता कुछ और है। वैसे आप क्या खाते हैं नहीं खाते हैं ये विषय नहीं है, लेकिन सभी धर्म का सम्मान करना तेजस्वी जी को सीखना चाहिए। मछली अब सियासी मुद्दा बन गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए आरजेडी से मनोज झा सामने आए हैं। उन्होंने तो एक डेडलाइन के साथ एक ट्वीट किया, 8 तारीख का डेट, 9 को आपका रिएक्शन, और फिर तब मारे शर्म के वो परेशान की उन्होंने गलती कर दी। ये अक्सर होता है जब आप मुद्दे से भटकते हैं ना, जो बीजेपी वालों के साथ हुआ। ये देश विविधता का देश है। एक हिस्से का खान पान रहन सहन अलग तरह का होता है। यही जो हिंदू धर्म है ना, महासागर है, इसको लोग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये महासागर बनाम तालाब की भी लड़ाई है। मनोज झा सफाई दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी की सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इसमें जाति का एंगल लेकर आ गई है। एक मल्लाह का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा और एक पिछड़ा का बेटा बिहार में उड़न खटोला से घूम के भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा रहा है, तो उसमें सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। दर्शकों को हम बता दें कि पिछले साल सावन महीने में लालू यादव और राहुल गांधी मिलकर मीट बना रहे थे। इसका वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। मीट और मछली दोनों वीडियो के बहाने मोदी ने विपक्ष को घेर लिया है। जब सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कौन क्या खा रहा है ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, और ये बयान दिया है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। प्रधानमंत्री जी आज जम्मू में खड़े थे तो लग रहा था कि वो सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का जो प्रोटेस्ट है कि चाइना घुस आया है, हजारों किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है, उस पर कोई जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है कि मुद्दों पर बात ना करना और बात घुमाने के लिए, मुख्य विषय से बात घुमाने के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा करके वो बात को घुमा देते हैं। प्रधानमंत्री जी नेताओं की थालियों में झांकते हैं, गरीबों की थालियों में क्यों नहीं झांकते। तेजस्वी यादव ने मछली वाला वीडियो किस मंशा के साथ शेयर किया ये तो बेहतर उनको ही पता होगा, लेकिन अगले दिन नारंगी वाला वीडियो उन्होंने बीजेपी को उकसाने के लिए किया था। ये तो वीडियो में दिए गए बयान से भी साफ पता चलता है। जनता ने दिया है। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए सब कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है, तो मुझे लगता है भाई बेचने लगे। कुल मिलाकर चुनाव में धर्म का तड़का लग गया है। बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उछाल दिया है। अब देखना होगा कि इसकी काट में विपक्ष की तरफ से कौन सा नया हथियार निकलता है। और उधर उत्तर प्रदेश में आज प्रचार के लिए घर से निकले अखिलेश यादव। लंबे समय के इंतजार के बाद अखिलेश की पहली रैली पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म होने से महज 5 दिन पहले हुई है। अखिलेश ने पीलीभीत में बीजेपी को घेरा और कैराना में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे। उत्तर प्रदेश के मैदान में बड़े नेताओं की प्रचार फाइट देखिए। माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। सियासी पिच पर योगी ने फेंका बाउंसर। चुनाव में कितना पड़ेगा असर? पश्चिमी यूपी के कैराना में आज योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे। मुस्लिम बहुल कैराना में योगी जमकर बोले। योगी ने अपने भाषण में पहले और अब में फर्क बताया। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है
तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। योगी जब मंच पर अपने चिर परिचित तेवरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रख रहे थे, तब नीचे बैठी जनता तालियों से उनका अभिवादन कर रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कई साल से एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इस पर काबू पाने का दावा लगातार करती रही है। कैराना वो सीट है जहां जोरदार टक्कर की उम्मीद सबको है। कैराना से बीजेपी ने 2019 में चुनाव जीते प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन और बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की युवा उम्मीदवार इकरा हसन के माता पिता इसी सीट से पहले सांसद रह चुके हैं। भाई मौजूदा विधायक है। वहीं बीएसपी के श्रीपाल राणा राजपूत हैं। राजपूत बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन श्रीपाल के मैदान में उतरने पर वोट बंटने का खतरा अब मंडरा रहा है। इसके अलावा दलित वोट भी बीएसपी की ताकत माना जाता है। योगी की रैली से बीजेपी को उम्मीद है कैराना में फिर कमल खिलेगा। एक तरफ कैराना सहारनपुर में योगी हुंकार भर रहे हैं और पीलीभीत से अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया है। पीलीभीत वो सीट जहां से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उतारा है। अखिलेश ने भाषण की शुरुआत ही बीजेपी पर तंज करके की। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत में 1996 से ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें विजेता के तौर पर मेनका गांधी या वरुण गांधी का नाम ना लिखा हो। इस बार पीलीभीत से बीजेपी का नया उम्मीदवार मैदान में है और इसी का फायदा अखिलेश उठाना चाहते हैं। आपको बता दें, अगले शुक्रवार को ही पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश का चुनावी मूड अब आपको बता देते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश में एक हफ्ते में सियासी तस्वीर बदली है, ये आपको बताएंगे। और ऐसे में आंध्र प्रदेश में पहला सवाल इस सर्वे में जो पूछा गया प्रधानमंत्री के पसंद के तौर पर, इसमें सबसे आगे अमूमन जिस तरीके से राज्यों से तस्वीर आती है उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 61% लोगों की पसंद, राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन बहुत पीछे 22% लोग ही पसंद कर रहे हैं, दोनों नहीं 2%, पता नहीं कहने वाले 15%। अब बारी वोट शेयर की। अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश में किसके खाते में कितना वोट जाएगा? एनडीए के खाते में 47%, सबसे आगे एनडीए जिसमें बीजेपी है, जिसमें टीडीपी है, जिसमें जनसेना है। वाईएसआर के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ, कांग्रेस आप देख रहे हैं या इंडिया गठबंधन 3%, अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ। तो कुल मिलाकर 2019 के मुकाबले यहां पर वाईएसआर को सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि 2019 में वाईएसआर के खाते में करीब 50% वोट शेयर गया था। और ऐसे में एक हफ्ते में कितनी बदली आंध्र प्रदेश की तस्वीर, आंकड़ा आपके सामने है। जहां एनडीए वहीं पर बना हुआ है 47% वोट शेयर के आसपास, वहीं वाईएसआर को और झटका लगा, 1% वोट शेयर में और कमी आई है, 43 से 42% पर आ गया है। इंडिया गठबंधन वही 3% पर बना हुआ है और 7 से 8%, 1% की बढ़ोतरी अन्य के वोट शेयर में। तो ये आंध्र प्रदेश का सियासी मूड, साप्ताहिक सर्वे आंध्र प्रदेश का देखा आपने। इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। और जिस तरह से दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मंत्री को, जिस पे पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से,
जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। खबर दिल्ली से, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये सवाल इसलिए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इसी किस्म का बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं और जेल से ही दिल्ली की सरकार चल रही है। विपक्ष यानी बीजेपी मांग कर रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने का षड्यंत्र रच रही है। क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी के इस बयान ने दिल्ली का सियासी पारा गर्म कर दिया है। केजरीवाल जेल में हैं और बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीजेपी लगातार जेल से दिल्ली सरकार चलाने का आरोप लगा रही है। जवाब में आज सुबह आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं। एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है। बीजेपी आतिशी की कही बातों को आपकी अंदरूनी लड़ाई बता रही है। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए। आतिशी मार्लिना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम तो आपके सामने ही ले दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में, ताकि कहीं आप मुख्यमंत्री बनने का क्लेम ना करें, संजय सिंह बिल्कुल ना बन जाएं। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरीके संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लग जाए। ये जंग अभी थमने वाली नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आपकी निगाहें दिल्ली में पहली बार सांसद बनाने पर हैं। वहीं बीजेपी लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर फतेह की तैयारी में जुटी है।